अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से जो मुतालिक केस था उसके फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली ने आज करारदाद मंजूर कर ली। बलूचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली खालिद मक्सी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की। इस करारदाद में केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा भी किया गया। अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन व कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिज अमल करार देती है। ये ऐवान वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। इससे पहले वफाकी काबीना भी इस फैसले को पार्लियामान की करारदाद से मुतसादिम करार देते हुए मुस्तरद कर चुकी है। आज ऐवान में हुकूमती अरकान ने इस फैसले और इमरान खान की सियासत पर कड़ी तनकीद। जुडिशरी के अंदर ही तकसीम नजर आ रही है। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि जिस अदल और जिस इंसाफ के इदारे से हम इंसाफ चाहते हैं उसमें ही फूट नजर आए। आपके दिल को भी इत्मीनान नहीं मिलेगा। इस नाजायज गैर शरई फैसले को पाकिस्तान में नाफिजुल अमल नहीं होने देंगे। आइन कानून जहां तक हमें इख्तियार देता है हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी बुला रखा है जिसमें आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक जो उनका फैसला है उस पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस का एहतराम करना चाहिए, लेकिन वो कानून किसी के लिए बनाए तो खुद अपने ऊपर भी लागू करें। अगर कोर्ट का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाता तो पाकिस्तान में कोई इसकी मुखालिफत ना करता। जजेस का हम सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो कानून वो किसी के लिए बनाए खुद अपने ऊपर भी लागू करें। अब बताएं कि 9 मेंबर का बेंच बना और आखिर में वो 3 बेंच का रह गया। 2 ने रिक्यूज किया। 3 बेंच में भी एक जज मौजूद थे जिन्होंने रिक्यूज किया हुआ था। 4-3 की एक बहस चल रही है और फिर जिन्होंने रिक्यूज किया था उनको खुद उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कौन है पाकिस्तान में उसके फैसले से इख्तिलाफ करता। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि अगर हुकूमत ने अदालती फैसला ना माना तो वो बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज कहा कि करारदादों के जरिए अदालती फैसले खत्म नहीं किए जा सकते। सिर्फ चंद लोगों ने ऐवान में इस करारदाद की मंजूरी दे दी है। ये वुज़रा जिन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मुस्तरद करते हैं, वो आर्टिकल 204, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। क्योंकि ये जजमेंट आइन के तहत आर्टिकल 184 के तहत दी जाती है और 184 के तहत दी गई जो जजमेंट है उसको सिर्फ आप 2/3 मेजॉरिटी से खत्म कर सकते हैं। बाकी हर सूरत में आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अब क्या इंतखाबात की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं? अदालती फैसले के खिलाफ ये जो आज कौमी असम्बली की करारदाद है इसकी हैसियत क्या है? क्या इस करारदाद को लाने का कोई जवाज़ है? और फिर ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना है इसमें क्या क्या अहम फैसला हो सकता है? और क्या ये जो आज वज़ीर आज़म ने बात की है कि नज़रसानी की जाए तो फुल कोर्ट बनाए जाने का भी कोई इम्कान मौजूद है? ये वो आज के प्रोग्राम के इशूज़ हैं जिन पर बात होगी। एक बड़ा एस्टीम पैनल आज के इस डिबेट में मुझे ज्वाइन कर रहा है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून को केसेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। और लतीफ़ खोसा साहब साबिक गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी आज की इस बहस में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं वलीद इकबाल साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करता हूँ। क्या ये जो आज करारदाद आई है पार्लियामान की, क्या इसको लाना दुरुस्त था? क्या इसका जवाज़ है?
जी आईनी तौर पे तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जी। और ये फवाद चौधरी साहब का जो आपने हवाला दिया, ये कि वाज़े है कि किसी भी असम्बली की मंजूर करदा करारदाद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मनसूखी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी तनसीख या उसमें कोई तब्दीली उसी सूरत में आ सकती है कि अगर आप आर्टिकल 188 के तहत इसकी नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर करें। ठीक, जो कि ना पीछे अगर उनको बेंच पे एतराज़ था या पिछले फैसले पे भी वही नहीं की, और ना अभी तक इस फैसले पे नजरसानी की जो है वो कोई दरख्वास्त दी है। मेरा ख्याल है वो 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं शायद। 20 तारीख का इंतजार, एक लिहाज से तो ये डूबते को तनके का सहारा वाला इकदाम है, ये भी देखा जा सकता है उसको इस तरह। ये भी मैंने वहां पे मौजूद तो नहीं था, मैंने गिनती तो नहीं की, लेकिन पता लगा कि 42 अरकान असेंबली ही वहां बैठे हुए थे। 42 अरकान असेंबली से करारदाद मंजूर कराना, वो करारदाद की भी अहमियत का उससे अंदाजा हो जाता है। और करारदाद मंजूर करा के आप कह दें कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, करारदाद मंजूर करा के कह दें कि जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, करारदाद मंजूर करा के कह दें कि जी सकूत ढाका को हम रिवर्स कर देते हैं, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वापस बन जाता है, तो करारदादों से ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा। ख्वाहिश का इजहार होता है ना, करारदाद एक ख्वाहिश का इजहार है, करारदाद की कोई उस तरीके से हैसियत नहीं है। बट वो फैसले की हद टर्म यूज होती है सेंस ऑफ द हाउस। जी जी, वो क्या उसका इजहार बस वो 42 लोगों का सेंस है ना। और आपने देखा है कि वो वैसे ही एक इसको ट्रंकेटेड पार्लियामेंट इसको कहा जाता है। अच्छा। इस नेशनल असेंबली को, लेकिन इसमें इसकी एक जो प्रैक्टिकल और एक इंतजामी तरीके हवाले से जो एक इसकी मैं देख रहा हूं इसका एक कॉन्सिक्वेंस, वो ये है कि इस करारदाद, जिसको मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैंने इस इत्तेफाक से मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था जब लाइव आ रहा था ये, इसमें आई थिंक काबीना को भी हिदायत दी गई है। तो काबीना इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेगी। अच्छा। और काबीना बतौर वफाकी हुकूमत के, जो वफाकी हुकूमत को इस फैसले का असल मरकज तो इलेक्शन कमीशन है, ठीक, और बाकी सब जो उसमें दीगर फरीकैन है उनकी हैसियत ज़िमनी है। असल फोकल पॉइंट, और इलेक्शन कमीशन ने कम से कम अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो बरकरार रखा है, साल्वेज किया है कि अब उसने कहा मनोअन हम फैसले को तस्लीम करेंगे। और बाकी जो आर्टिकल जो 191 है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, जुडिशल अथॉरिटीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मदद को आएंगी, तो वो उनको उसका ये जो है इनहराफ कर रहे हैं। और कल काबीना को भी यही करारदाद की बुनियाद पर काबीना वफाकी हुकूमत का जो एक मजहर है, वो फेस होता है एग्जीक्यूटिव का, वो काबीना भी इसी करारदाद की तायीद करेगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है वो एक नाफरमानी होगी। अच्छा। तो आई थिंक कोई हेड्स रोल करेंगे। लेकिन उसमें आप समझते हैं अगर पार्लियामान की करारदाद पर काबीना अमल दरामद करती है और इस फैसले को जो है वो नहीं मानती, तो क्या कानूनी तौर पर फिर भी शहबाज शरीफ पर इल्जाम आ सकता है कि वो तौहीन अदालत कर रहे हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर काबीना का एक मुश्तरका फैसला है, क्योंकि वो अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो हाउस के कहने पर, वो भी एक पुराने फैसले के उसकी बुनियाद पे कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक सबसे पहले वही इसकी जद में आएंगे। अच्छा। और आई थिंक फवाद चौधरी साहब ने एक तशबीह भी दी थी कि जरदारी साहब ने जो ट्रैप प्ले किया हुआ था यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए, वही ये मरियम नवाज साहिबा ने इनके लिए जो है वो ले जो है वो कर दिया है। चले ये जरा एक दो जुमले और बोलना चाहता हूं। एक तो मुझे आई होप कि काबीना इस पे अमल ना करे, क्योंकि काबीना में और भी पार्टीज हैं। मैं ये समझता हूं कि असल ये करारदाद के पीछे क्या लिखा हुआ है, वो है ये कि जी हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, बस उससे फरार है। और मैं उम्मीद करता हूं कल सबकी निगाहें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की तरफ हैं कि देखें अस्करी क़यादत ने भी हलफ लिया हुआ है कि वो आइन को बरकरार रखेंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे। तो वो क्या एक सियासी हुकूमत के सियासी फैसले के साथ खड़े होंगे या वो आइन के साथ खड़े होंगे, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ठीक है, राइट। जहांगीर जदून साहब, ये करारदाद की आपको लगता है कोई कानूनी तौर पर कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है? ये मामला इस वक्त चल रहा है जब हुकूमत अगर रिव्यू में जाती है या जो बिल आ जाता है, कानून बनता है और उसके बाद अपील के अंदर जाती है, या फिर इसकी महज ये अलामती हैसियत ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक पार्लियामेंट है वो एक सुप्रीम अदारा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्लियामेंट बनाती है, लॉ भी बनाती है। तो जहाँ तक रेजोल्यूशन है वो एक एक्सप्रेशन है उनकी, जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे या एज ए मजमूई पार्लियामेंट, और इसको
आप अगर कोई लीगल ये वलीद साहब की 2-4 बातें उन्होंने की हैं कि इसमें अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो उसको कोई पार्लियामेंट के जरिए अपना नल एंड वाइड तो नहीं करा दे सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का देखें ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के अंदर जो मैकेनिज्म है या जो वे फॉरवर्ड है उसी के तरीके मुताबिक चलना पड़ेगा। एक फैसला आ गया है, वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये चाहे वो मतलब दो पार्टियों के दरमियान फैसला आता है तो एक के खिलाफ आ जाए तो वो सम टाइम कहते हैं चलो जी मेरिट पे है, सम टाइम कहते हैं जी इसके अंदर ये खामी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये देखो ना, आप आपने कैबिनेट का जिक्र किया, सब ने कहा जी कैबिनेट ने ये काम किया तो सब पे लगेगा। सब पे क्यों लगेगा कि मतलब इनके कोल कैबिनेट एक एंटिटी है, उसकी यूनानिमस एक हैसियत है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कि एक कैबिनेट का डिसीजन मतलब द होल मेंबर ऑफ द कैबिनेट। इस तरह बारहा रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से सब लोगों ने कि आप एक सुप्रीम कोर्ट एक फुल कोर्ट बना दें, मेहरबानी करें। वही अगर डिसीजन आ जाता तो किसी की जरूरत नहीं थी किसी फैसले पे हाथ उठाने की, चाहे देखते कि इलेक्शन किस तरह होते हैं या नहीं होते। जहांगीर जदूर साहब, ये जो हुकूमती मारूजात हैं इनको सुप्रीम कोर्ट पहले ही रद्द कर चुकी है। जो फुल कोर्ट वाला मुतालबा है वो भी, फिर 4-3 की बात आई, फिर जो टेक्निकल इश्यूज से नहीं, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि अब इनको किस फोरम पर जो है वो इनका फैसला हो सकता है या इनको सुना जा सकता है। देखिए इनको तो नहीं सुना गया, वो बैठे रहे हैं पार्टी वाले। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इस इलेक्शन का सू मोटो नोटिस लिया गया, उस पहले ऑर्डर को वलीद साहब ने शायद पढ़ा हो तो पढ़े, तो उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द मेन स्टेक होल्डर इलेक्शन के अंदर। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्टेक होल्डर है इलेक्शन के अंदर, तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप एक 184(3) की, उसका मतलब ये होता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो फंडामेंटल राइट के साथ रिलेट करते हैं वो सुन रहे हैं, तो उनको तो सुना ही नहीं गया। उनके ये तो प्ली इसलिए तो वो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो जाती, उनको प्ली सुन ली जाती, तो डिसीजन जो भी होता है वो क्रॉस द बोर्ड जो है ना, अब किसी भी जजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए ये आज जो पोलराइजेशन क्रिएट हो गई है, देखे ना अनरेस्ट क्रिएट कर दिया है। इस एक पार्टी कह रही है डिसीजन ठीक है, वो दूसरी जितनी भी पार्टियां वो कह रही हैं डिसीजन नहीं ठीक है, क्योंकि एक पार्टी कहती है, उन्होंने अभी ये भी कह दिया जी कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, हम इलेक्शन पे डायलॉग करने के लिए भी तैयार हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाए। अब ऐसी आवाजें भी आ रही हैं। तो अगर देखें ना कि दोनों पार्टियां कंसेंट देती है तो क्या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकती हैं? ये इधर हर बंदे की अपनी एक ईगो है, अपनी विल है, कहते हैं जी इस तरह कर दो तो उस तरह कर दो, उस तरह। आप इनको बताएं ये पीटीआई मिलके देखिए, इस पर तो जो लीगल सर्कल्स हैं उनमें पहले भी बहुत ज्यादा बात होती रही है कि फैसले कानून के मुताबिक होने चाहिए, ना कि पार्टियों की मर्जी के मुताबिक। इस पे भी मेरा ख्याल है राय इसके ऊपर जो वो तकसीम है। अगर एक मिनट मुझे दे, मैं जरा ये लतीफ खोसा साहब की भी राय जरा इस पे शामिल कर लूं, या आज की करारदाद पे, फिर जरा इसी इशू पे आगे चलते हैं, लेजिस्लेचर और जुडिशरी वाला जो मामला है। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, करारदाद का क्या करें? इसका पार्लियामान की जो करारदाद है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या क्या हो सकती है इस मामले के अंदर? देखिए, मैं बारहा कह चुका हूं कि ऑपोजिशन के बगैर ना पार्लियामान का कोई जो है अफादियत है और ना ही जमहूरियत चल सकती है ऑपोजिशन के बगैर। 130 मेंबर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं और ये एक ही साइड चल रही है, जो आप कह सकते हैं कि हुकूमत है, और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राजा रियाज साहब, वो भी एक डिफेक्टेड जो है फैक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जिन्होंने बबांग दौल कहा है कि मैं मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये एक नूरा कुश्ती है जो एक ही जमात की यानी हुकूमत की तरफ से आवाज आई है। और ये तो साहब, ये जो 25-26 लोग हैं, आपकी नजर में ये ऑपोजिशन नहीं है जो पार्लियामान में इस वक्त मौजूद है? जाहिर है ये सिर्फ हुकूमती बेंच है, हुकूमत ट्रेजरी बेंच है, और ऑपोजिशन का तो इसमें वजूद है ही नहीं सिरे से। तो इसलिए ये एक तरफा है। एक तो इसका मॉरल वैल्यू उस अंदाज से खत्म हो जाती है क्योंकि हुकूमत बड़ी बाशिगाफ अल्फाज में कह चुकी है कि हम हुकूमत नहीं करवाएंगे ओवर माई डेड बॉडी, यानी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, जो मर्जी हो जाए, इसलिए कि इनका इस वक्त पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो इतना गिर चुका है
और अगले इसी तरह रहा तो आप जरा ये जो फिगर्स आए हैं उसमें 40 लाख लोग और 2 महीने में आपकी गुर्बत की दहलीज से पाकिस्तान के नीचे चले जाएंगे। एशियन जो 46 मुल्कों में आप रॉक बॉटम पर है इस वक्त। महंगाई आपकी सबसे ज्यादा है दुनिया में इस वक्त, अफरात ज़र जो है आपका, और आपकी जो मईशत है वो इतनी डगरगू इतना है कि 0 पॉइंट समथिंग जो है, जो 6% ग्रोथ पे जा रही थी, वो इस वक्त जो फिगर्स आए हैं वो 0 पॉइंट समथिंग आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी। तो आप ऐसे में जाहिर है कि हुकूमत तो इलेक्शन में जाएगी नहीं, ना जा सकती है। तो बाकी रहा ये है कि इस किस्म की करारदादों का, इस किस्म की करारदादें ना तो ओवरराइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, बल्कि उल्टा ये जो है इस हुकूमत की जो यानी वो वाज़े तौर पर वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया गया है हम इस लायक नहीं है कि हम इलेक्शन में जाएं, इसलिए ये लेकिन बिल फर्ज खोसा साहब, बिल फर्ज क्या, अच्छा ये इस करारदाद का तो आप कह रहे हैं कोई जवाब नहीं है, लेकिन क्या ये करारदाद किसी और इकदाम का जवाब हो सकती है कि बिलफर्ज अगर हुकूमत जो है वो इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं करती, हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है या हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है? देखिए, एक तो खातिर जमा रखे ये जो हुकूमत है कि सुप्रीम कोर्ट इसको ये इज्जत से करवाए या ये जिल्लत से करवाए, इलेक्शन तो होगा। और किस तरह होगा, लीजिएगा जरा, किस तरह होगा, ये 10 तारीख को इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को कि क्या ये 21 अरब रुपया या उसकी जो है राशि कह लें या उसको जो है पीस मील कह लें, किस्त कोई उन्होंने इलेक्शन हुकूमत ने दी है, वजारत खजाना ने, या नहीं दी है। ये अगर वो कहते हैं कि जो है सेक्रेटरी जो है खजाना उसने ये जवाब दिया है या उसका मरासला पेश करेंगे, तो उसी दिन सेक्रेटरी ये जो है उसको खजाने को बुला लेंगे और वो कहेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड से इतना आप जो है इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में दे दीजिएगा, अगर नहीं देते हैं तो आप जेल में भी जाएं और ये जो है वो फ्रीज भी हो जाएगा, अकाउंट सीधा इधर आ जाएगा। एक सेकंड, एक ही दिन में पैसे वालों के साथ ये मामला हो जाएगा। सिक्योरिटी के मामलात का क्या होगा? अच्छा, वो उसमें आपको क्या लगता है? जी, उसमें भी कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं है, ये कोई 2008 से ज्यादा नहीं है, ये 2013 से ज्यादा नहीं है गंभीर, ये 2018 से ज्यादा गंभीर नहीं है। इसलिए आप खातिर जमा रखें ये कि चाहे वो सेक्रेटरी दिफा हो, चाहे वो सेक्रेटरी दाखिला हो, ये दोनों ही जो है वो फोर्स जो जितना मांगेगी इलेक्शन कमीशन ये फराहम करेंगे, नहीं करेंगे तो ये भी जेल में जाएंगे, आप फिक्र न करें। और कोई ब्यूरोक्रेट जेल में नहीं जाना चाहता, ना अपनी नौकरी लूज करना वो तो जहरी बात है, ब्यूरोक्रेट करना चाहता है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट वलीद इकबाल साहब, ये 2 तारीख है, 1 मिनट दीजिएगा खोसा साहब जरा, ये 2 तारीखें बड़ी आम है, 10 तारीख और फिर 17, कल इजलास भी है। आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि इसमें भी एक रास्ता है हुकूमत के पास और ये मामला फिर जो है वो लंबा चल सकता है कि अगर हुकूमत के ना हमारे पास पैसे हैं ना हमारे पास सिक्योरिटी है तो हम ये नहीं करवा सकते, तो क्या अदालत इन मारूजात को सुन सकती है अभी भी आपकी नजर? मेरे ख्याल में तो अदालत ने इसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, इसको एंटरटेन करने की ये फैसला बड़ा वाजे है। और ये जो कह रहे हैं ना जी कि अदालत इलेक्शन कमीशन भी बन जाए, अदालत पार्लियामेंट भी बन जाए, अदालत फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बन जाए, अदालत वो नहीं, अदालत उसूलन ऐसी चीज नहीं करना चाहती। लेकिन जब नजर आ गया है लोगों के कॉन्डक्ट से, इदारों के कॉन्डक्ट से, वाजे तौर पे इंतजामिया के कॉन्डक्ट से, जिसका उज़र दे के इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर तक का खुद ही फैसला कर लिया। मैंने अर्ज किया ना कि असल जो अभी मौजूदा फैसला, जो हालिया फैसला है परसों वाला, उसका फोकल पॉइंट इलेक्शन कमीशन है, उसका फैसला पिछला कलअदम करार पाया है। और अब इलेक्शन कमीशन को भी तमाम आईनी जो फर्ज है इन इंतजामी इदारों का कि उन्होंने उसकी एड को आना है, इसको फैसिलिटेट करना है, अब उस पर वो पूरा नहीं उतरते। और ये अदालत ने इस हद तक मदाखलत इसलिए की क्योंकि वो कोई एस्केप रूट नहीं देना चाहती थी। और मैं आपको, आपकी भी और नाजरीन की भी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, मेरे ख्याल में खासा उसको भी कल गुज़िश्ता रोज़ एक मजमून आया था अखबार में जो कि अहमद बिलाल महबूब साहब ने लिखा है, पिल्ड एक्ट के सरबराह हैं।
उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात बेंच के तश्कील पर हैं, लेकिन उन्होंने दो बातों के ऊपर बड़ा वाज़े एक मौक़िफ़ दिया है एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे। नंबर एक कि फैसला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त समत में है, क्योंकि आइन का तकाजा 90 दिन का है और उससे कोई फरार नहीं है। और दूसरा आप वाली बात कि उसमें मुकम्मल क्लैरिटी है कि जी ये वो डेट्स हैं, इन डेट्स पे इलेक्शन कमीशन ने तो कोर्ट में कहा था जी मुझे सिक्योरिटी मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मैं इलेक्शन कराने को तैयार हूं। अदालत ने वो यकीनी बनाया, उन्होंने कहा जी आपका फैसला कल अदम है पिछला वाला, ये शेड्यूल है इलेक्शन का, आप इसको फॉलो करें और वो जो नहीं देता मुझे बताएं, तो जो नहीं देता तो मुझे बताएं हुकूमत की, क्योंकि देखिए और ये जो कह रहे हैं ना जी कि अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया, मैं सिर्फ उनको अर्ज करता हूं कि आइन का आर्टिकल 199 पढ़ लें। 199 में जो हाई कोर्ट के इख्तियार होते हैं, 184(3) में वही सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार होते हैं। और अगर इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले लोग अपने इंतजामी इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करें या इस्तेमाल ना करें तो ये रिट की जुरिस्डिक्शन है ही इसीलिए इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल के हवाले से कि क्या पंजाब और केपी के इंतखाबात को मुख्तलिफ तराजू के पलड़ों में जो है वो रखा गया और तोला गया है, और फिर ये जो एग्जेक्टिव और साथ लेजिस्लेचर अब एक तरफ है और जुडिशरी एक तरफ है, तो क्या ये वाकई मुल्क में ऐसी कोई सूरत है? ब्रेक के बाद मैं जदून साहब की और खोसा साहब की भी इस पर राय शामिल करेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जाने से पहले जो फैसले के हवाले से बात हो रही थी, आज हुकूमत ने जो करारदाद मंजूर की है, उस फैसले के बाद अब हुकूमत के पास आगे ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं? जदून साहब, आप जरा थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा, ये जुडिशरी क्या वाकई जो है वो इस तरह से अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता है जिसमें इंतजामिया और मुकन्ना एक तरफ हो जाते हैं, तो फैसलों पर अमल दरामद तो फिर भी जो है वो करना पड़ेगा। ये एक सियासी ऑप्शन तो हो सकती है, लेकिन क्या ये कोई कानूनी ऑप्शन भी होगी हुकूमत की? ये देखिए, डेफिनेटली कानूनी ऑप्शन ही होनी चाहिए। कानूनी ऑप्शन के बगैर तो आप इस सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते। अब किसी को ये तो हक नहीं पहुंचता कि अदालत पे हमला आवर हो जाए, कोई भी हो। हम तो चले वकील हैं, हम ज्यादा हमें चाहिए कि रिस्पेक्ट करें अदालत की। लेकिन अब ये जो स्टैंड ऑफ है या इस तरह आपस में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है जुडिशरी का, ये दोनों साइडों से मेरे ख्याल में कुछ तजावजात हैं इसमें। वो एक साइड को आप अगर कहे ना, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मैंने दोबारा फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, देखिए आप कोई भी जजमेंट होती है किसी भी कोर्ट की, उसके पास कोर्ट के पास डंडा नहीं होता, एग्जीक्यूशन में जाती है। लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल नहीं होगी, इसकी फाउंडेशन जो है वो ट्रस्ट ऑफ द पीपल है। जब लोगों को आप इतमाद नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगी, तो जजमेंट जो है बेसिकली तो रिस्पेक्ट जो है आप लोगों के जहन में डंडे से नहीं पैदा करते। आपकी जजमेंट ऐसी हो, एक इंसाफ ऐसा हो जो होता हुआ नजर आए। अगर एक पार्टी, आप ये पार्टियां बैठी हुई थी ना, खोसा साहब की भी पार्टी थी, पीपल्स पार्टी के भी वकील बैठे हुए थे, तो उन्होंने 3 दिन जाकर आगे रिक्वेस्ट की जी आप हमें सुने। कहते हैं जी नहीं जी हम आपको किस तरह सुने, आपको तो हम पे इत्मीनान ही नहीं है। भाई आपको इन पे इत्मीनान नहीं तो आप बड़ा लार्जर बेंच बना दें, फुल कोर्ट बना दें। अब ये नहीं तो आगे सुप्रीम कोर्ट पे इत्मीनान नहीं है। वो ये कहते हैं जी एक सीरीज ऑफ केसेस आ रहे हैं, उसमें एक ही किस्म के जज जो है वो 73 टाइम बैठ रहे हैं, और दूसरे जो सीनियर प्यूनी जज हैं, काजी फाइसा है, सरदार तारक मसूद है, क्या वो अल्लाह न करे कोई ऐसी बात तो नहीं कि उनकी कबलियत कम है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मेरिट पे आए हुए दोनों, तो उनको आप क्यों नहीं बैठाते बेंच पे? ये तो उन्होंने कहा जी आप डिस्क्रिशन, ये डिस्क्रिशन भी देखो ना, स्ट्रक्चर होती है डिस्क्रिशन, सब्जेक्टिव नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव होती है डिस्क्रिशन। तो इसलिए आप देखें दोनों तरफ से चीजें आ रही हैं कि करें। अब जो आगे लाया अमल है दोनों के पास, कोर्ट के पास भी है, इनके दूसरी जो पार्टी है गवर्नमेंट है उसके पास भी है, गवर्नमेंट ने बिल भी मूव किया हुआ है, हो सकता है कि बन जाए। लेकिन इस फैसले के अंदर आपको लगता है इस फैसले पर कोई गुंजाइश छोड़ी गई है हुकूमत के लिए कि मामलात दोबारा से या तो फुल कोर्ट की तरफ चले जाएं या अदालत ही अपने इस फैसले पर नजरसानी करे? वो जो 2 रिपोर्ट्स आनी है वजारत दिफा की तरफ से और वजारत खजाना की तरफ से, उसमें अभी भी कोई गुंजाइश है? देखें, इसको आप 2 तरह से तरीके को समझे। एक, जितना इनका फोकस है ना, हर बंदा कह रहा है जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। अब देखें 2 पार्टियां अगर मिलके कहती हैं जब अक्टूबर में इलेक्शन हो तो कहां पे 90 दिन है? फिर तो आपका मतलब है आप पार्टियां, दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ चले, पीटीआई दूसरी तरफ पीडीएम है,
अब वो आज उन्होंने फवाद ने बयान दिया जी डायलॉग करें और मिल बैठ के, चले दोनों पार्टियां मिल बैठ के इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, तो फिर 90 डेज या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फिर आप कहाँ पे रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? इसका तो मतलब है ये पॉलिटिकली क्वेश्चंस है, तो इस पॉलिटिकली क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट फिर उनको कहती है कि इस तरह दूसरे 4 जजों ने कहा था कि आप बाहर हल करें भाई कोर्ट के अंदर, आपने इलेक्शन कराना है जाए, आप दोनों मिल के बैठे इलेक्शन की डेट अगर नहीं करते तो आप जाने, आपका काम जाने। ये तो नहीं कि पार्टी कहती है जी अगर हम दोनों मिल जाए तो 90 दिन की बजाय 6 महीने लेट हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम ना मिले तो फिर वो कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। ये तो फिर आइन की बात नहीं कर रहे, ये तो एक आइन की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो फिर अपनी एक मर्जी की मंशा की बात कर रहे हैं। ठीक, एक पॉलिटिकल मैटर है वलीद इकबाल साहब, जिसमें ये फैसला एक तरफ है, दूसरी तरफ ना सिर्फ इंतजामिया है एग्जीक्यूटिव ब्रांच बल्कि लेजिस्लेचर भी, चलें आप तो 42 लोगों का कह रहे हैं, लेकिन ये कि एक हाउस ने आज रेजोल्यूशन तो जो है वो मूव किए। क्या अदालत की कंसिडरेशन में ये मामलात होंगे कि ये दोनों सतून जो हैं वो हुकूमत के, वो अदालत से कह रहे हैं कि आपका जो है वो फैसला ठीक नहीं है और फिर इस पर नजरसानी जो है वो की जानी चाहिए? क्या कंसिडरेशन में ये मामला आ सकता है? नहीं जी नहीं, पॉलिटिकल मामले देखें, एक बात ये है कि पार्लियामेंट को जो कहते हैं ना पार्लियामेंट सॉवरेन है, ठीक है, या पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, ये बात ऐसे सिस्टम या ऐसे निज़ाम पे लागू नहीं होती जहां एक तहरीरी आइन हो। हमारे पास एक तहरीरी आइन है और तहरीरी आइन, द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गिवन अनटू आवरसेल्व्स, वो तहरीरी आइन सुप्रीम है और उस तहरीरी आइन में जिस मामले के ऊपर पार्लियामेंट की फौकियत है सुप्रीम कोर्ट पर, वो कानून साजी का मामला है, और जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फौकियत पार्लियामेंट के ऊपर है वो उसका फैसला करने का इख्तियार, तशरीह करने का इख्तियार और कानून और आइन को नाफिज करने का इख्तियार है। बजरिया बहुत से आर्टिकल्स हैं बट सर फहरिस्त उसमें 199 और 184(3) जो है वो मौजूद हैं। अब ये सारा, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईनी बहरान पैदा हुआ है, ये अच्छा एक तजिया एक आपकी फील्ड के किसी शख्स ने किया हुआ था, नॉट लॉ बट द अदर फील्ड, कि जी ये सारा कुछ इसमें ये अगर ये आप इसको बहरान समझते हैं तो ये 2 एंटिटीज की दहलीज पे जाता है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरी जो पीडीएम गवर्नमेंट और उसके आलाकार मुख्तलिफ सूबों में है। क्योंकि जिस दिन असेंबली तहलील हुई है जी, और वो जनवरी के वस्त में हुई पंजाब की और 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद केपी की हो गई जी, तो उसी दिन वो 90 दिन की बात को जो है पासदारी करते, तो ये नौबत ही ना आती, ना अदालतें बीच में इन्वॉल्व होती। अच्छा, इन्होंने आइन की पासदारी नहीं की तो उसकी वजह से यहां तक नौबत आई है। अदरवाइज बिल्कुल मैं फिर से वही जाऊंगा जो पिलडैट के सरबराह ने लिखा है कि बिल्कुल वाजे है और समत जो है उसकी बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं तो अगर ये मिसाल किसी ने कायम होने दी, खास तौर पे अदलिया के किसी की मोहर तस्दीक किसी ऐसी मिसाल पे सब्त होती है कि जी इलेक्शन में तो 90 दिन लिखा है, लेकिन वो तो उसको बस ये हालात ये हो गए वो हो गए, इलेक्शन कभी भी फ्री लंच नहीं होता, खर्चा उस पर होता है। सिक्योरिटी जो है उसको कहना कि आज नहीं है और वो अक्टूबर में आ जाएगी, ये मिसाल अगर अभी कायम होगी कि 90 दिन को नाफिज ना किया गया तो फिर जब भी इलेक्शन का टाइम इस आइन के तहत आएगा कोई ना कोई बहाना ही, जिसको सूट नहीं करता वो बहाना हीला करके ये तो इक़्तिदार में रहेगा, इनकी तो इक़्तिदार में रहना पड़ेगी। मैं खोसा साहब, बहुत सारे लोग मौजूदा सूरत हाल को जो जस्टिस सजाद अली शाह के साथ मामलात थे उस वक्त 1997 में, उसके साथ मवाजना कर रहे हैं, तो आपकी नजर में ये मवाजना करना बनता है, ये दुरुस्त है मवाजना, ये सूरत हाल वैसी है? उससे ज्यादा गंभीर है ये मसाला जो है, और ममासलत इसलिए बनती है कि इत्तफाकात देखिएगा कि उस वक्त भी मोहतरम जब नवाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली में एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी तो उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया, जिस नोटिस और जिस सजा से बचने के लिए मोहतरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है जिन लोगों असहाब के जरिए कोयटा ऑपरेशन किया, फिर अदालत फिर जो है पेशावर ऑपरेशन की, उसका तसलसल हुआ, फिर उसमें अदालत को 2 लख्त किया गया, फिर 2 सुप्रीम कोर्ट की 2 अदालतें बनी, 2 कॉज लिस्ट आई,
मैं उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल में हमने बड़ी कोशिश की कि हम इनको जो है बच्चों की तरह दुनिया में एक तमाशा बना हुआ है, जागरसाई ना हो और ये इनका सुलह कराई जाए। लेकिन एक तरफ चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस बैठे हुए थे, दूसरी तरफ 10 जजेस जो है वो एक दूसरा ग्रुप लेके बैठा हुआ था। और अब भी वही बदकिस्मती से वही खानवादा है जो चमक की रीत जिन्होंने डाली, जिन्होंने क्वेटा ऑपरेशन किया। अब भी माशाअल्लाह तारड़ साहिबान है और उस वक्त भी तारड़ साहिब थे और उस वक्त जो है उनको सदर पाकिस्तान बाद में बनाया गया और जिन बाद में चीफ जस्टिस बनाया गया उनको गवर्नर सिंध बनाया गया। तो बहुत सारी ममासलत यकीनन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट क्या चीफ जस्टिस है उसके आसाब भी बहुत मजबूत हैं और उसके साथ जो है कौम भी खड़ी है, वकला भी खड़े हैं और उसके साथ मेजॉरिटी जज बरादरान, जज भाई बरादरान ऑफ द जुडिशरी भी उनके साथ हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जो आइन का इन्होंने हल्फ उठाया हुआ है उससे जो है रूह गर्दानी करके ये चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीर बनना दोबारा करेंगे। ये बिल्कुल जस्टिस मुनीर की नज़र तोड़ी है। इन्होंने तमाम तर तनकीद और उसके बावजूद के मरियम बीबी जो है उन्होंने तस्वीरें दिखा के और जाने क्या क्या कुछ किया है और कौन कौन से इन्होंने जो है अलकाबाद से नहीं नवाजा और क्या क्या इन्होंने जो है नहीं की है। लेकिन आप देख लीजिएगा इलेक्शन होगा और ये इंश्योर करेगा कि आइन से रूगर्दानी ना हो। नजरिया भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, नजरिया जरूरत की बात दोनों तरफ से हो रही है। जस्टिस मुनीर के और जस्टिस सजाद अली शाह के हवाले फिर से दिए जा रहे हैं। जरा मैं चाहता हूँ एक ब्रेक के बाद तीनों मेहमानों की उस पर राय लें कि नजरिया जरूरत जो है वो उसका इस्तेमाल कौन चाहता है या कौन चाह रहा है। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं जरा जदून साहब के पास जाने से पहले एक और चीज खोसा साहब उस पर आपकी राय चाहता हूं, वो ये कि क्या पार्लियामेंट का ये गिला दुरुस्त है कि ये जो तकसीम है इख्तियारात की या ये जो लाइन है जुडिशरी और लेजिस्लेचर के दरमियान या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, वो लाइन जो है वो लकीर जो है वो मिटती जा रही है इस जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से। देखें बेसिक बुनियाद जो है, अगर रूह देखें आप आइन की, उस रूह में जो तारीफ की गई है रियासत की वो अवाम है। यानी अल्लाह ताला की हाकमियत आला के बाद बतौर नायब वाइस रीजेंट के अवाम में पाकिस्तान को हक के हुक्मरानी हासिल है नीचे से लेके ऊपर तक। जब भुट्टो शहीद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उसने मुंज़बित किया आइन के आर्टिकल 7 में कि नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट असेंबली से लेकर पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत और सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत, ये सारे मुंतखब लोगों के नुमाइंदों के जरिए ऐवान होंगे और इसी से हुकूमतें मुतरश्शे होंगी जिनको हक के हुक्मरानी होगा। तो हकमियत और अल्लाह और 5 आर्टिकल में कहा गया कि वफादारी रियासत अवाम, वफादारी रियासत के साथ, ताबेदारी आइन के साथ जो इमरानी मुआहदा है, इसमें ना हुकूमत है, ना न्यूट्रल्स है, ना अदलिया है। तो खुदारा स्टेक होल्डर सिर्फ और सिर्फ अवाम है। और हमारी बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी हमारी अवाम को एक किस्म का हाईजैक किया हुआ है। मैं बारहा कह चुका हूँ, किसी जमात में अपने अंदर भी जमहूरियत नहीं अपनाई हुई है। तो खुदारा ये एक्सप्लॉयटेशन बंद करें। और ये जो बात आपने की है ना जी, ये बिल्कुल आपकी आवाम इलेक्शन चाहते हैं, राइट ऑफ वोट है सबसे बड़ा उनका मसाला, राइट ऑफ वोट। अरे बाबा, राइट ऑफ वोट से आप जी महरूम कर रही है हुकूमत में क्या है। ये लल्ले तलल्ले जो है हक के हकमियत से और हक हुक्मरानी से और राइट ऑफ वोट से उनको अवाम को महरूम किया जाने की पूरी मजमूम काविश है। और कभी 4-3 और कभी 3-2 और 4-3 का चक्कर ही नहीं है कोई। राइट, चले मैं जरा जदून साहब से भी राय ले लूं। जदून साहब, ये क्या कॉम्प्रोमाइज हो रही है सॉवरेनिटी अदालती फैसलों की वजह से? क्योंकि देखिए जो दूसरी तरफ का आर्गुमेंट है वो ये कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो फैसले हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि
लिखा हुआ भी इसी पार्लियामेंट का है, तो फिर इसमें इससे कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाती है सॉवरेनिटी? जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ना। आप ये पार्टियां क्यों कहते हैं अगर मिल के बैठे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें ना, खोसा साहब तो पेश होते हैं, मतलब वकील है, चीफ जस्टिस ने कहा जी आप बाहर जाएं, अपनी पार्टी के हेड से बात करें, आपस में तय करके आए तो हम आपको वो सोल्यूशन दे देते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं करना जिस तरह 63A में आपने किया है, या अगर आपने कहता है आइन के अंदर ये भी लिखा होगा कि बाई इलेक्शन जो है कोई बंदा छोड़ता है सीट तो 60 डेज के अंदर होगा, तो वो जो पीटीए वाले खुद गए कोर्ट के अंदर स्टे लिया है जी कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, वो उन्होंने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है? और कोर्टों ने स्टे दिए हैं, लाहौर कोर्ट ने भी स्टे दिया है, शावर हाई कोर्ट ने भी स्टे दिया है कि जी ये एमएनए जो थे जिनके रिजाइन एक्सेप्ट हो गए थे, वहां पे इलेक्शन ये खुद क्यों नहीं चाह रहे थे? देखें पार्टियां अपनी, जिस तरह अभी उन्होंने खोसा साहब ने कहा है ना, पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, पार्टियां भी अपने मतलब मफाद को प्रेफर करके उसके मुताबिक ही आगे चलती हैं। उन्हें अगर ज्यादा आइन और बहुत ज्यादा ये मतलब है इस तरह 100% ये कॉन्स्टिट्यूशन पे एक पार्टी का नाम बताए ना कौन सी चल रही है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, ये दोनों पार्टियां, अगर वो चीफ जस्टिस ने भी खुद कहा है कि आप बाहर जाके आप मुझे आके बता दें, दोनों पार्टियां आपस में कंप्रोमाइज कर लें, अगर दोनों पार्टियां आपस में कंप्रोमाइज कर लें जी इलेक्शन जो है वो 2025 में हो गए, तो फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठी हुई थी? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पहले अपने अंदर देखे ना, एक मुस्तफा एम्पैक्स में उन्होंने एक जजमेंट दी कि कैबिनेट का मतलब नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर, द एंटायर कैबिनेट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है पूरी सुप्रीम कोर्ट। ये 2, 3 या 3, 4 का इशू आपने खुद रेज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पूरी कोर्ट को बैठ के तमाम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है चाहे वो रिव्यू करें, चाहे वो जिस तरह भी करें। अब देखें ना, एक बंदे का उसी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है ये सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई है, वही केस आता है सेम, वो कहते हैं नहीं जी इसकी तो इंटेंशन देखे ना, इसने ये चीज छुपाई क्यों है? टैक्स बचाने के लिए छुपाई है? नहीं, ये आप 1.5-2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई इशू है। पिक एंड चूज दीजिएगा मैं वलीद इकबाल साहब, ये पिक एंड चूज है, ये वेरी क्विकली ये मुवाजना बनता है कि चीफ जस्टिस नहीं बल्कि एंटायर सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नहीं है एंटायर कैबिनेट, इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और वही इख्तियार रखता है। मैं एक और सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो आप वक्फे से पहले पूछ के गए कि कौन है जो नजरिया जरूरत लगाना चाह रहा है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूं नजरिया जरूरत एक जुमले में होता क्या है। क्या है जी? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहता है कि व्हाटएवर इज अनलॉफुल नेसेसिटी मेक्स इट लॉफुल, यानी कि जो भी चीज गैर कानूनी और गैर आईनी है, जरूरत उस चीज को आईनी या कानूनी बना देती है। आईनी चीज, कानूनी चीज 90 दिन में इलेक्शन है, अगर उससे अगर आप फरार होते हैं तो फिर नजरिया जरूरत ही लगा सकते हैं, उसे कहें आप कुछ और, लेकिन वो रंग रूप उसका यही है, उसकी स्पिरिट यही है कि एक गैर आईनी चीज को आप कानूनी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूरत ने इसको, जरूरत ने मजबूरी। जस्टिस मुनीर के ताने तो दोनों तरफ से आ रहे हैं। जस्टिस मुनीर नहीं, लेकिन मैंने तो आपको अर्ज कर दी मेरी तशरीह क्या है, और ये कैल्सन मुनीर प्रिंसिपल कहलाता है, जो कि जस्टिस मुनीर ने, एक हैंस कैल्सन एक जर्मन फलसफी थे, ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने ये इजाद किया। अच्छा जी, इसमें मेरा क्या पॉइंट जी, जैसा मैं अभी बताया है कि ये इनसे पूछे या आप इसको मुझे सवाल का जवाब दें, कितने एमएनए ने अभी स्टे लिया है एक पार्टी के कि जी हम जो है इलेक्शन नहीं, हमारी सीट खाली नहीं हुई। ठीक है, चले मैंने बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का जी। खोसा साहब, जहांगीर जदून साहब और वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आ ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज पार्लियामान ने एक बड़ी अहम करारदाद मंजूर की और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था उसे पार्लियामान ने जो है वो उस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा भी एक मरतबा फिर से रहा है। इस फैसले के ऊपर जो है वो, इस करारदाद के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ का तो बड़ा सख्त रद्दअमल आया, तनकीद की है, लेकिन कल एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है और वो है कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास होने जा रहा है। वो भी वज़ीर आज़म ने कल बुला लिया है। वज़ीर आज़म ने साथ ही साथ एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि वो अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करे। बहरहाल ये डेवलपमेंट्स बड़ी अहम है। ये मामलात आने वाले दिनों में जो होंगे, ये जो रुख इख्तियार करेगी ये सियासी मामलात, बहुत ही जो है वो इनका क्रूशल जो है वो किरदार होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान एमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।